नमस्कार, मैं रीटा राज मानविकी विभाग से द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस द्वितीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आप सभी के समक्ष बहुत ही रोचक विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है 20 शब्द। 20 शब्द के अंतर्गत हम जानेंगे आज भाषा, उदारीकरण, अवधारणा, जो है अद्वैत, ये सारे जो है हम एक एक करके इसे समझेंगे। लेकिन आज का जो हमारा विषय है 20 शब्द, जिसके अंतर्गत आज हमें अध्ययन करना है भाषा। तो भाषा को समझने से पहले आइए हम जानते हैं कि 20 शब्द क्या होते हैं। तो चलिए 20 शब्द को समझते हैं। 20 शब्द का अर्थ, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 20 शब्द का अर्थ, 20 शब्द का भाव बहुत ही सूक्ष्म होता है, यानी बहुत ही माइनर होता है, बहुत छोटा होता है। 20 शब्द को आप सीड्स के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। मतलब सोचिए कि 20 शब्द एक बीज है, लेकिन वो जो है पूरे वृक्ष को एक आकार और एक रूप देता है और उसमें मौजूद होता है। तो उसी तरह से 20 शब्द विशिष्ट विचारों एवं भावों से पूर्ण एवं सांकेतिक होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि 20 शब्द विशिष्ट विचारों से और भावों से कंप्लीट होता है और एक सांकेतिक रूप में होता है, एक इंडिकेशंस वाले वर्ड्स में होता है, जिन्हें अगर देखा जाए तो सामान्य लोग जो है इसे नहीं समझ पाते, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट अर्थ होता है। ठीक है, जो उसे विशेष रूप में उस विषय का ज्ञान रखने वाले लोग ही इसे समझ पाते हैं। सामान्य जन की बात करें तो वो उसके सिर्फ सतही अर्थ को ही समझ पाते हैं, यानी उसके सिर्फ ऊपरी अर्थ को ही समझ पाते हैं। तो यहाँ पर 20 शब्द को अगर हम जानें और समझें इस पूरी बात को देखते हुए, तो यहाँ पर 20 शब्द जो है उसके पूरे मतलब उसके गहराई में जाकर हम उन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे कि एक बीज में एक विशाल वृक्ष सूक्ष्म रूप में अवस्थित रहता है, यानी मौजूद रहता है। अवस्थित का मतलब होता है जो उसमें उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है। उसी तरह 20 शब्द में भी व्यापक, विशाल और गहन विचार संसार समाया रहता है। बीज तो एक शब्द है, लेकिन उसमें पूरे उसका व्यापक स्वरूप क्या है, उसके गहन विचार क्या है, उसमें सब कुछ शामिल रहते हैं। तो सोचिए, एक 20 शब्द में एक विशाल वृक्ष को हम देखते हैं, तो उसी तरह ये 20 शब्द भी अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आज हम समझने वाले हैं भाषा। तो चलिए अब हम समझते हैं भाषा को। यह भाषा क्या है? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि छोटा बच्चा जो है हंसकर या रोकर अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि छोटा बच्चा बोल तो सकता नहीं है और वो अपने विचारों और भावों को हंसकर या रोकर अपनी बात को बताने का प्रयास करता है। उसी तरह से गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, सिर्फ संकेतों के माध्यम से, यानी इंडिकेशंस के माध्यम से और अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा, यानी साउंड के द्वारा अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने का प्रयास करता है। इसी तरह से हम तीसरा उदाहरण देखते हैं कि जंगल में शेर के दिखाई दे जाने पर बंदर जो है विशेष प्रकार की ध्वनि निकालते हैं, जिसको सुनकर अन्य जानवर भाग खड़े होते हैं। तो क्या इन ध्वनियों को, ध्वनि मतलब साउंड को और संकेतों को, यानी कि इंडिकेशंस को भाषा कहा जा सकता है? हमने इसका जवाब जानने का प्रयास किया और हम जाते हैं भाषा वैज्ञानिकों के पास। तो भाषा वैज्ञानिकों ने जवाब दिया, नहीं, ये भाषा नहीं हो सकती है। तो हमारे मन में भी ये विचार आने लगा, तो फिर भाषा से क्या अभिप्राय है, भाषा का फिर क्या अर्थ हो सकता है? तो यहाँ पर भाषा का अर्थ हमारे जो सामने आया वो कुछ इस तरह से है कि भाषा सामान्यतः, भाषा से अभिप्राय है कि जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो देखिए, भाषा में जो है अपने भाव और विचारों को बोलना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है, तो हम उसे ही भाषा कहते हैं। और मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, वह बोलकर अपने मन के विचारों को प्रकट करता है और यदि आवश्यकता पड़ती है तो वह लिखकर अपने मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों का मूल आधार भाषा ही है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना।
सरल शब्दों में यदि हम देखें तो मनुष्य जिन ध्वनियों को यानी साउंड को बोलकर अपनी बात प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं अभी आपके सामने बोल रही हूँ तो आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर मेरे बोलने में अगर ध्वनि नहीं होगी, अगर साउंड नहीं होगा, तो क्या आप मेरी बात को समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए भाषा में ध्वनि का होना, साउंड का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब चलिए समझते हैं भाषा की परिभाषा। सुप्रसिद्ध व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्ट रूप से समझ सकता है। इसी संदर्भ में दूसरी परिभाषा आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने दी है कि भाषा विज्ञान की भूमिका में भाषा की परिभाषा और इस प्रकार देते हैं कि उच्चारित ध्वनि यानी कि जो भी हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं उसमें संकेतों की सहायता से यानी इंडिकेशंस की हेल्प से भव्य विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति मतलब किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का भाव ही भाषा है। तो देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने भाषा को इस तरह से व्यक्त किया। सरल शब्दों में यदि हम देखें तो सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ होता है सही। तो इस तरह से हमने भाषा की परिभाषा को समझा। अब आगे हम देखते हैं भाषा के प्रकार। जैसा कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि हम भाषा का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। इसके बाद मौखिक भाषा को हम समझ लेते हैं। देखिए मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा यानी ओरली जो हम बोलते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर एक दूसरे के सामने जो प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अध्यापिका बोलकर बच्चों को पढ़ा रही है। ये उदाहरण आप अभी मेरा भी ले सकते हैं कि जिस तरह से मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक मौखिक भाषा ही आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। दूसरा है लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों के सामने लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे श्याम विदेश में रहने के कारण अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बताता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मौखिक और लिखित भाषा का स्वरूप और उदाहरण भी आपके सामने है। आइए अब भाषा के संदर्भ में यहाँ निम्नलिखित तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि इन तथ्यों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप भाषा के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम 20 शब्द पढ़ रहे हैं और 20 शब्द जो है आंतरिक गहराइयों को पूरा सब कुछ जो है रिसर्च करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो चलिए भाषा के संदर्भ में यहाँ निम्नलिखित तथ्यों को, तथ्य यानी फैक्ट्स को आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहला तथ्य जो है इसे ध्यान से समझिएगा और तभी आप भाषा के इस रूप को समझ पाएंगे। तो देखिए भाषा जो है मनुष्य की वाक इंद्रियों द्वारा उच्चारित ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहते हैं। तो देखिए वाक मतलब होता है बोलना और इंद्रियां जो आपके सेंसेस होते हैं, तो इनके द्वारा उच्चारित यानी इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की हेल्प की वजह से हम अपनी भाषा का उच्चारण कर पाते हैं। अगर ये ना हो तो हम अपनी भाषा को बोल ही नहीं पाएंगे। तो मनुष्य की वाक इंद्रियों का प्रयोग करके ही हम ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहते हैं। इसी के माध्यम से तो हमारी ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है और हम ठीक तरीके से भाषा का उच्चारण कर पाते हैं। तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही, ध्वनि संकेत यानी कि साउंड का इंडिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसके बिना तो हम अपनी बात को आपके सामने प्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। तो भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। तीसरा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्वनि संकेत, ये जो ध्वनि संकेत होते हैं यानी साउंड का जो इंडिकेशंस होते हैं वो यादृच्छिक होते हैं। यादृच्छिक थोड़ा कठिन शब्द है लेकिन इसका अर्थ होता है स्वतंत्र। देखिए ये ध्वनि संकेत जो होते हैं यादृच्छिक यानी बिल्कुल फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए जल में उत्पन्न होने वाले एक विशेष सुगंध वाले पुष्प
को हिंदी में हम कमल कहते हैं, सभी को पता है। उसी फूल के लिए अंग्रेजी में लोटस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये सभी को पता है। अब ये दोनों शब्द क्या हैं? यादृच्छिक हैं, यानी स्वतंत्र हैं। यानी ये जो है दोनों ध्वनि संकेत मनुष्य समुदाय द्वारा बना लिए गए हैं। मतलब हिंदी में अगर हम कमल कहते हैं तो अंग्रेजी में हम लोटस बोलते हैं। तो ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों शब्दों को जो है मानव समुदाय ने यानी मनुष्य समुदाय ने जो है अपने अपने तरीके से इसे बना लिया है और इसे बनाने में वो स्वतंत्र होते हैं। अब यही जो है कमल शब्द मराठी में, बंगाली में, तमिल में, मलयालम में ये अलग अलग शब्दों के माध्यम से जाना जाएगा, अलग अलग नामों के माध्यम से जाना जाएगा। वो इसीलिए जाना जाएगा क्योंकि वो अपने अपने समुदाय में स्वतंत्र है और उस शब्द को जो यादृच्छिक है और उसे अब बनाने में पूरी तरह से वो स्वतंत्र है और उसका चयन करने में वो पूरी तरह से फ्री है। इसीलिए अब कमल को अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उसे अलग अलग नाम दिया है, क्योंकि ये यादृच्छिक होते हैं और स्वतंत्र होते हैं और हर समुदाय का व्यक्ति उसे अपने तरीके से इसका चयन कर सकता है। तो यहाँ पर ये भाषा के संदर्भ में जो निम्नलिखित तथ्य मुझे बताने थे ये पूर्ण हुए। इन 3 तथ्यों को अगर हम समझते हैं तो हमारे लिए पर्याप्त होगा। अब आगे हम देखते हैं भाषा को, अगर हम पूरा जो अभी हमने पढ़ा उसके आधार पर भाषा का जो स्वरूप निकलकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, भाषा को अगर हम देखें तो ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर द्वारा प्रदान की गई, मनुष्य द्वारा अर्जित एक विकसित, एक सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। जिस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार प्राणी वायु और जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार भाषा भी उसकी नैसर्गिक आवश्यकता बन गई है। नैसर्गिक यानी नेचुरल उसकी नीड बन गई है, क्योंकि बिना भाषा के बिना वो रह ही नहीं सकता है। इसी प्रकार मनुष्य ने अपने जीवन को बहुत अच्छा, श्रेष्ठ बनाने के लिए भाषा का विकास किया है और इसमें निरंतर विकसित होते रहने की प्रवृत्ति विद्यमान है, क्योंकि भाषा दिन प्रतिदिन जो है डेवलप होती रहती है। ठीक है, भाषा विचार तथा भावों के आदान प्रदान का सर्वश्रेष्ठ साधन है। कोई भी बालक किसी भी भाषा को सीखकर जन्म नहीं लेता, अपितु जिस समाज में, जिस परिवेश में जन्म लेकर बड़ा होता है उसी समाज की भाषा को वो सीख लेता है। यही वास्तविकता है भाषा के संदर्भ में। भाषा में सतत विकास होता रहता है, यानी डेवलपमेंट होता ही रहता है, या यह कह सकते हैं कि मानव समाज के विकास के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि भाषा तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे भाषा का स्वरूप भी बदलता जाता है। आज से 100 वर्ष पूर्व हिंदी जैसे लिखी और बोली जाती थी, वैसे आज ना लिखी जाती है और ना बोली जाती है। तो ये आप इसका वर्तमान में जो इसका स्वरूप आप देख रहे हैं, आप सभी समझ रहे होंगे। तो भाषा एक सार्वजनिक संपत्ति है, इसका उत्तरोत्तर विकास होता रहता है, यानी कंटिन्यू इसका डेवलपमेंट होता रहता है और भाषा पर सबका समान अधिकार होता है। तो ये भाषा को पढ़ने के बाद जो हमारे सामने ये सारी बातें जो प्रस्तुत हुई वो अभी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की। अब चलिए समझते हैं भाषा की विशेषताएं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें जानना ज़रूरी है। भाषा के संदर्भ में ये सारी बातें हमारे लिए क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो भाषा की विशेषताओं में सबसे पहला टॉपिक है हमारा, भाषा सामाजिक वस्तु है। तो देखिए, भाषा जो है एक हमारी सामाजिक वस्तु होती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा ही समझ लेते हैं। सबसे पहले, जिस प्रकार पुत्र पिता की संपत्ति का अनायास ही अधिकारी हो जाता है, उसी प्रकार से भाषा का नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, भारतीय बालक को यदि प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही रूस में पाला पोसा जाए तो वह हिंदुस्तानी ना बोलकर रूसी भाषा को ही मातृभाषा की तरह बोलेगा। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो भारतीय बालक जो था वो रूसी ना बोलकर हिंदी को ही बोलता। तो इस उदाहरण के माध्यम से आपको बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि भाषा जो है हमारी सामाजिक वस्तु है और जिस परिवेश में, जहाँ हम जैसे रहते हैं उसी तरह से भाषा को हम
ग्रहण कर पाते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। देखिए, पैतृक संपत्ति से ही आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, पैतृक संपत्ति यानी जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, पिताजी के द्वारा जो हमें प्रॉपर्टी प्रदान की जाती है या हमारे पुरखों के द्वारा जो संपत्ति हमें मिलती है, उसके बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो भाषा से अगर हम इसे जोड़ कर देखें तो आपको पता होना चाहिए ये हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी कोई संपत्ति नहीं होती। भाषा जो है, मनुष्य समाज में रहकर चारों ओर वातावरण से भाषा को सीखता है, ध्यान दीजिएगा। अतः भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अपने आसपास के वातावरण से अर्जित की जाती है। यानी जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चल रहा होता है, उसे हम जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके द्वारा ही हम भाषा को सीखकर उसका अनुकरण करते हैं। तो ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे मैं एक जगह स्टोर करके रख लूँ और उसके आधार पे मैं अपना जीवन यापन पूर्ण करूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाषा में, क्योंकि भाषा तो दिन प्रतिदिन जो है गतिशील होती रहती है, उसका स्वरूप बदलता रहता है। तो इसे हमने इस तरीके से समझा। तीसरा पॉइंट जो है, भाषा परंपरागत संपत्ति है। देखिए, मनुष्य उसे ना उत्पन्न ना करके उसका अर्जन मात्र ही करता है। यानी भाषा को जो मनुष्य है किसी भी प्रकार से उसे उत्पन्न ना करके उसका अर्जन मात्र करता है, मतलब उसे सिर्फ सीखता है। भाषा का अर्जन समाज में परंपरा से होता आया है। व्यक्ति उसमें परिवर्तन कर सकता है, किंतु उसके लिए उसको उत्पन्न करना संभव नहीं है। यही भाषा की वास्तविकता है। भाषा को जन्म देने वाला समाज ही होता है। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। बिल्कुल सही बात है। अनुकरण द्वारा यानी कि किसी को देखकर, या कोई अपनी भाषा में बात कर रहा है तो हम उसे देखकर जो सीखते हैं वही अनुकरण कहलाता है। जैसे कि उदाहरण द्वारा समझते हैं, छोटा बच्चा भाषा को अनुकरण द्वारा सीखता है और जो कुछ माता पिता तथा परिवार के लोगों से सुनता है उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है। अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है। वह भाषा को सीखने में इसी का प्रयोग करता है। आइए चलिए फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं। भाषा सदैव विकसित होती रहती है, विकासशील होती रहती है, अतः उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। जीवित भाषा अन्य भाषाओं से शब्दावली को ग्रहण करती हुई तथा अन्य आंतरिक और बाहरी कारणों से विकसित होती रहती है। तो भाषा में ये गुण है जो निरंतर वो विकसित होते रहने का प्रयास करती रहती है और जो भी उसे एनवायरनमेंट मिलता है, जो उसे देख रहे हैं, जो भी हमारे समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसका अनुकरण करते हुए निरंतर वो गतिशील होती रहती है और विकसित होने का पूरा प्रयास करती है। आइए अब हम भाषा के विविध रूपों पर चर्चा करेंगे जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा पे प्रकाश डाला हमने, फिर भाषा की विशेषता की बात करी हमने। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि भाषा के विविध रूप क्या होते हैं, इसे तो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, भाषा के विविध रूप में सबसे पहले हमें जानना है बोली, दूसरा है विभाषा, तीसरे नंबर पे है परिनिष्ठित भाषा, फोर्थ नंबर पे है साहित्यिक भाषा, फिर है फिफ्थ नंबर पे विशिष्ट भाषा, सिक्स नंबर पे राजभाषा, सेवन्थ नंबर पे राष्ट्रभाषा और एट नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो ये है भाषा के विविध रूप, जिसमें हम एक एक भाषा के रूप को समझने वाले हैं। तो चलिए अब मैं ले चलती हूँ आपको भाषा के विविध रूप को बताने हेतु। सबसे पहला टॉपिक आता है बोली। बोली अर्थात डायलेक्ट किससे कहते हैं? तो देखिए, बोली को ध्यान से समझिए। बोली अर्थात किसी भी सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की घरेलू बोलचाल की भाषा होती है। मतलब बहुत ही बोली का एरिया बहुत ही लिमिटेड होता है, वो घरेलू बोलचाल की भाषा होती है। इसमें स्थानीयता का प्रभाव स्पष्ट होता है, लोकेलिटी का प्रभाव स्पष्ट होता है। जैसे मान लीजिए जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का ड्रेसअप, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, ये सब कुछ जो है उसमें भाषा में स्पष्ट होता है। एक ही भाषा की कई बोलियाँ हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ही भाषा की कई बोलियाँ हो सकती हैं। इसलिए बोली को भाषा का लघुतम या छोटा रूप कह सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा, बोली को, यहाँ पर बोली को भाषा का लघुतम या छोटा रूप कह सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं। खड़ी बोली जो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है, ब्रज जो आगरा और मथुरा के आसपास बोली जाती है, बुंदेली जो झांसी और निकटवर्ती स्थानों पर बोली जाती है। इनका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। ये बिल्कुल घरेलू बोलचाल की भाषा होती है, ज़्यादा विस्तारित नहीं होती है और अपने ही क्षेत्र में इसे सिर्फ बोला जाता है। आइए इसका दूसरा रूप देखते हैं भाषा का, विभाषा। अब देखिए, जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होने लगती है, ठीक है, जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होने लगती है, फेमस होने लगती है, तब उसे विभाषा या उपभाषा कहा जाता है। बोली का बड़ा या विस्तृत रूप ही विभाषा है। मतलब कोई भी बोली जो है धीरे धीरे अपने भौगोलिक विस्तार के कारण आप देखेंगे कि वो पहले एक क्षेत्र में थी, क्षेत्र से प्रदेशों में, राज्यों में उसका स्वरूप बढ़ता जाता है और बढ़ने के साथ जो है वो विभाषा का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए, विभाषा को समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे बोली सिर्फ बीएसएस में बोली जाती है और बोली जो है बीएसएस की घरेलू बोलचाल की भाषा होती है और ये बस सीमित एरिया में ही बोली जा रही है। अब ये बोली का धीरे धीरे विस्तार होने लगा, यानी बीएसएस से ये यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई, मतलब बोली का विस्तार हुआ और ये बन गई हमारी विभाषा। तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आइए अब इसके अगले रूप की तरफ चलते हैं, परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा यानी परफेक्ट लैंग्वेज। देखिए, जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयोग होने लगती है, तब वह परिनिष्ठित भाषा का रूप धारण कर लेती है। यह भाषा एक बड़े समुदाय के विचार विनिमय का साधन बन जाती है। इसका सर्वाधिक प्रयोग अगर हम देखेंगे तो शिक्षा, साहित्य रचना, सूचना, सरकारी कामकाज में होने लगता है, क्योंकि इसका एक निश्चित व्याकरण होता है। क्योंकि पहले ये बनी बोली, फिर विभाषा, अब परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा यानी परफेक्ट लैंग्वेज। अब इसका एक व्याकरण बन गया और आप तो जानते ही हैं कि जब तक भाषा का व्याकरण नहीं होगा तब तक हम अपनी भाषा को शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। तो व्याकरण के द्वारा भाषा को पूरी तरह से शुद्ध किया जाता है और इसे परिनिष्ठित बनाया जाता है और इसके बाद जो है इसका प्रचार प्रसार देखिए फिर किस तरीके से बढ़ता है। शिक्षा में, साहित्य में, सूचना में, सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग होने लगता है और इसका शिक्षित समाज में सर्वाधिक आदान प्रदान भी किया जाता है। फिर आप देख सकते हैं दैनिक समाचार पत्र है, पाठ्य पुस्तकों में, सरकारी सूचनाओं में इसी परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए अब अगले रूप पे चलते हैं, साहित्यिक भाषा, लिटरेचर की भाषा। लिटरेचर की जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, अब इसमें समझते हैं। यह वह भाषा होती है जो मुख्य रूप से साहित्य रचना के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, साहित्य यानी लिटरेचर की भाषा होती है, उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। ये बोलचाल की भाषा से अलग तथा परिनिष्ठित भाषा के निकट होती है। देखिए, ये सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं होती है, ये परिनिष्ठित भाषा होती है, परफेक्ट भाषा होती है, क्योंकि ये भाषा पूर्ण रूप से परिमार्जित होती है, मतलब स्तरीय होती है, इसका स्टैंडर्ड होता है और परिष्कृत होती है, सुसंस्कृत होती है। जैसे आपने देखा होगा कवियों की भाषा, लेखकों की जो साहित्यिक भाषा होती है वो कितनी ज़्यादा स्तरीय होती है, उसका स्टैंडर्ड होता है, एक लेवल होता है। तो यहाँ पर जो है इसलिए इसे हम साहित्यिक भाषा के अंतर्गत शामिल करते हैं और कवि और लेखक अपनी अपनी रचनाओं और में इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी साहित्यिक भाषा। अब है हमारी विशिष्ट भाषा, मतलब स्पेशल लैंग्वेज। तो देखिए, जो भाषा बोली, विभाषा, परिनिष्ठित भाषा से बिल्कुल अलग, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अलग विविध व्यवसाय अथवा कार्यों की शब्दावली से निर्मित होती है, उसे हम विशिष्ट भाषा कहते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कानून की भाषा, डॉक्टरों की भाषा, पंडित और पुरोहितों की भाषा, शेयर मार्केट की भाषा, कंप्यूटर की भाषा, ये सारी विशिष्ट भाषाएं हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार जो है वहाँ की शब्दावली जो है गठित करता है और उसी के अनुसार उस भाषा का प्रयोग करता है और वही जो है उसकी विशिष्ट भाषा बन जाती है। अब हमारी भाषा का अगला रूप है राजभाषा। राजभाषा यानी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। जो भाषा
किसी राष्ट्र की केंद्रीय सत्ता द्वारा संवैधानिक रूप से सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार कर ली जाती है तथा जिस भाषा में सरकार अपना सारा कार्य एवं सभी सूचनाओं को प्रसारित करती है उसे राजभाषा कहते हैं। और हिंदी जो है हमारी भारत सरकार की राजभाषा है, जिसे भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया है और इसी दिन हम हिंदी दिवस का उत्सव भी मनाते हैं। तो इस तरह से हमने राजभाषा देखा। अब हम अगले रूप की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रभाषा। तो जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का सशक्त माध्यम बन जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी भी राष्ट्र में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं, लेकिन उस राष्ट्र की भावात्मक एकता के लिए किसी एक भाषा को, ध्यान दीजिएगा, किसी एक भाषा को जो है हम यहाँ पर संपूर्ण राष्ट्र द्वारा सहज ही स्वीकार कर लिया जाता है, उसे ही राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो भारत में पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी को ही देश के करोड़ों लोगों के द्वारा बोला और समझा जाता है। इस प्रकार हिंदी जो है संपूर्ण भारत में बोली और समझी जाने वाली सर्वमान्य भाषा है। तो यहाँ पर हमने राष्ट्रभाषा को समझा। अब हम भाषा के विविध रूप के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो चलिए इसे समझते हैं। जो भाषा विभिन्न राष्ट्रों के बीच, देखिए यहाँ पे बात राष्ट्रों की हो रही है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय तथा कम्युनिकेशन का तथा पत्र व्यवहार आदि के लिए व्यवहार में लाई जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखें तो अंग्रेजी का व्यवहार उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता जा रहा है, किंतु यह भाषा, ध्यान दीजिएगा, किंतु यह भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संख्या यानी नंबर की दृष्टि से अगर हम देखें तो पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे पहले चीनी भाषा है, स्पेनिश है, और हिंदी का स्थान सबसे ऊपर है। लेकिन आपसी विचार विनिमय के लिए अभी कोई अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय भाषा ना होने से अंग्रेजी का ही सहारा लिया गया है या लिया जा रहा है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जिसे अभी आपने समझा और जाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भाषा यानी 20 शब्द के अंतर्गत भाषा जो है अच्छी तरह से आपने इसे समझा होगा, क्योंकि 20 शब्द है तो 20 शब्द के अंतर्गत भाषा को पूरी गहराई के साथ आपको प्रस्तुत करना था, जिसे अभी आपने देखा और जाना। अब चलिए 20 शब्द के अगली श्रृंखला में हम फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।